जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूरोप की स्थिति क्या रहने वाली है। और मैंने उस वीडियो में कहा था, यदि आपको ध्यान हो, कि जब तक यूरोप एक रहेगा, यानी यूरोपियन संघ एक होकर के रहेंगे, तब तक विश्व युद्ध को जरूर टाला जाएगा। लेकिन जैसे ही इनमें बिखराव की स्थिति पैदा होगी, विश्व युद्ध की तरफ ये विश्व आगे भी अवश्य बढ़ेगा। ऐसे में फिनलैंड ने फिर एक ऐसी ही गलती दोहराई है, या यूं कहिए कि ऐसी गलती जो ऑलरेडी यूक्रेन कर चुका है, जिसके परिणाम यूक्रेन देख रहा है, और उसके बाद भी फिनलैंड वही गलती करने जा रहा है जो अपने आप में आत्मघाती कदम है। दर्शकों, इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चाइना नेपाल के अंदर किसी तरह की सैन्य गतिविधि करता है, या किसी को नेपाल सरकार चाइना को ये इजाजत देती है कि वो उनके देश में आए, या उनके साथ कोई सैन्य समझौते अगर वो करें, तो क्या भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होगा? या श्रीलंका पाकिस्तान से या चाइना से मदद ले, तो क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होगा? या पाकिस्तान चाइना से जो मदद लेता है, क्या भारत की वो चिंता जायज नहीं है? क्योंकि जब एक बड़ा राष्ट्र जो आपकी नीतियों का विरोधी हो, और यदि वो आपके पड़ोसी देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे और कोई ऐसा रास्ता अपनाए जिससे उसकी सैन्य ताकत आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, तो निस्संदेह ये उस देश के लिए चिंता का कारण अवश्य बनेगा। अगर मान लीजिए श्रीलंका, नेपाल अगर ये चाइना के साथ में आते हैं, चलिए नेपाल तो बहुत पास में है, उसको एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए श्रीलंका चाइना के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है और अपने यहां का इस्तेमाल वो सैन्य कार्रवाई के लिए अगर चाइना को परमिशन देता है, तो क्या ये भारत के लिए चिंता का कारण नहीं होगा? क्योंकि तब चाइना दक्षिण के रास्ते भी हमें घेरने की पूरी ताकत हासिल कर लेगा। इसी तरह की गलती इस समय यूरोप के कुछ देश कर रहे हैं। फिनलैंड की भी 1340 किलोमीटर की सीमा रशिया से लगती है, और इतनी बड़ी सीमा जब वो रशिया के साथ साझा करता है और फिर वो नाटो देशों में शामिल होने की बात करता है, तो क्या ये बात रशिया को पसंद आएगी? यानी अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, ऐसा क्या कोई भी देश करने देगा? जबकि ये दुनिया को मालूम है कि रशिया और अमेरिका के आपस में कितने टकराव हैं। ऐसे में फिनलैंड ने फिर वही गलती की है कि उसने घोषणा की है कि हम नाटो में शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन की हालत देख चुके हैं, उसके बाद दोबारा से किसी को भड़काने की कार्रवाई करना, मैं इसे यहां भड़काने वाली कार्रवाई के रूप में ही देखूंगा। इतने साल से भी तो आप नाटो से बाहर हैं। अगर 2-5 साल और अगर नाटो से बाहर रह जाएंगे, तो ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा जिसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? ऐसे में जब तक यूक्रेन का मसला शांत ना हो जाए, रशिया के साथ आप अच्छी तरह से अपने व्यवहार ना बना ले, तब तक इस तरह के वक्तव्य देना, या इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना, या इस तरह का एक्शन लेना किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और खास तौर पे जब आप एक छोटे राष्ट्र हैं और आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत बड़ा राष्ट्र है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आज श्रीलंका भारत को चुनौती दे, तो क्या भारत श्रीलंका की चुनौती को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि श्रीलंका के सामने भारत का अस्तित्व उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, उसकी इकोनॉमी कहीं ज्यादा बड़ी है, और भारत का अस्तित्व श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा व्यापक असर भी जरूर दिखाता है। ऐसे में यही गलती फिनलैंड भी करने जा रहा है, और यहीं से एक बिखराव की स्थिति पैदा होगी। फ्रांस उन्हें समर्थन देगा, जर्मनी उन्हें समर्थन देगा, लेकिन बाकी के राष्ट्र का क्या होगा? इटली है, लिथुआनिया है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे और राष्ट्र भी हैं, उनका क्या होगा? क्या वो भी इसी तरह से
यूक्रेन को और फिनलैंड को समर्थन देंगे। ये आग में घी डालने का काम इस समय फिनलैंड की सरकार कर रही है और जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये जो हितों के टकराव की राजनीति है, ये अब धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर जा रही है और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और जब 2018 में मैंने पहली बार इन सब परिस्थितियों पर एक वीडियो बनाया था शनि के गोचर परिवर्तन को लेकर के, तब मैंने कहा था कि आने वाले 5 से 7 साल इस विश्व के लिए बहुत गंभीर चुनौतियां पेश करेंगे और जो लोग नहीं बदलेंगे शनि उनको बदल कर रख देंगे। बड़े बड़े परिवर्तन हम इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर होते हुए देखेंगे। और 2018 में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जो इस तरह का इशारा करती हो, लेकिन ग्रहों का आकलन था, इसीलिए मैंने वो बात कही भी थी। और आज जब हम 2022 में 4 साल बाद जब उस स्थिति को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि वास्तव में विश्व उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का भी केंद्र बिंदु यूरोप ही होगा। पहले के 2 महायुद्धों के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भी यूरोप केंद्र में था, तीसरे में भी यूरोप केंद्र में रहेगा। लेकिन इस बार ये आर पार की लड़ाई होगी और अगर इसे नहीं संभाला गया तो विश्व को एक बहुत बड़ी क्षति अवश्य देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के अंदर हमारे हथियारों का जखीरा वैसा घातक नहीं था जो इस समय तीसरे विश्व युद्ध के समय है। इस समय पर किसी भी एक अप्रिय घटना को यदि हमने अंजाम दे दिया तो ये विश्व उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा और इस चीज को हमें समझना भी चाहिए। दर्शकों, एक आम इंसान बेशक चाहे इन चीजों को ना समझे, लेकिन जो दूरदर्शिता रखने वाले लोग होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसका इंडिकेशन मैं आपको देता हूं। बिटकॉइन कितने लेवल पर पहुंच गया था आपको ध्यान है? आज 30,000 से भी नीचे है, यानी आधा हो चुका है। अमेरिका के मार्केट अपना 52 वीक लो बना रहे हैं। इंडिया के मार्केट ऊपर से काफी करेक्ट हो चुके हैं। LIC जैसा IPO जो एक दिग्गज कंपनी है, यानी एक दिग्गज ऐसी कंपनी है जो कभी घाटे में नहीं रही, जिसकी वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त है, उसका IPO भी ठंडा रेस्पॉन्स लेकर के आया है। ये सारे के सारे पैरामीटर को जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये एहसास जरूर होगा कि जो बड़े प्लेयर हैं वो इस समय किसी खतरे को भांप रहे हैं और अपने आप को आर्थिक तौर पर सुरक्षित भी कर रहे हैं। तभी वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एक स्थिति ऐसी बना रहे हैं जहां से अगर विश्व में कोई बड़ी गड़बड़ हो तो वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। दर्शकों, जो दूरदर्शिता रखने वाले लोग होते हैं वो समय से पहले ही हरकतों को समझते भी हैं और अपना एक्शन तय कर लेते हैं। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब विश्व युद्ध होगा, जबकि समझदार लोग ये समझ चुके हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब तो हमें केवल इसका अंत देखना है कि अंत कैसे होगा। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष विद्या भी आपको वो तीसरी आंख देती है। वेदों की आंख कहा गया है ज्योतिष विद्या को, और ज्योतिष यानी कि वेदों की आंख वो देखती है जो भविष्य के गर्भ में छुपा है। उन संकेतों को समझना, उनको डिकोड करना और शब्दों के माध्यम से आप तक लेकर आना, यही काम एस्ट्रोलॉजर्स का होता है। और इसीलिए समय आने पर आपको हमारी वो बात सत्य होती हुई नजर आती है। लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करके पहले से अपनी योजनाओं को सुनिश्चित कर लेते हैं वो कभी भी हार का मुंह नहीं देखते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस सेंसिटिव टॉपिक पर फिनलैंड ने जो कदम उठाया है एक गंभीर कदम है और इस कदम के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक वहां रहते भी हैं, उनसे मेरा मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है। ऐसे में ये घटना उनके लिए भी निस्संदेह कुछ बड़ी समस्याओं को जन्म अवश्य देगी। ऐसे में
धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ हमें इस समय पर चलना है, क्योंकि आने वाला समय हमें कुछ नए रास्ते, नई रूपरेखा और नए परिदृश्य का सामना अवश्य करवाएगा। परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन के समय में जो बीच रास्ते में बाधा बनते हैं, कुदरत उन्हें हटाने का काम अवश्य करती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।